हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी रूल कैसे आई थी और कैसे वो 1857 तक रही। फिर से पोई म्यूटनी हुई तो डिसाइड किया गया कि अब कंपनी नहीं रहेगी, अब डायरेक्ट क्राउन रूल करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल के बारे में, जो 1858 से लेके 1947 तक रहा। इसमें भी वही था कि वेरियस अलग अलग एक्ट्स आए, तो हम वन बाय वन सभी एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, हम मेजर फीचर्स पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पढ़ा जाता है, बट हम इसके फीचर्स फिर भी जानेंगे पॉलिटी के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला फीचर इसका था, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को टाइटल चेंज करके बना दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और पहले वाइस रॉय जो बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के इंडिया में। सेकंड चेंज जो हुआ, जो हमारे डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसे हटा दिया गया। तीसरा, एक नया ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का तो मेंबर था, प्लस ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए इंडिया को रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश कैबिनेट में। चौथा जो फोर्थ पॉइंट इसका जो था ये था कि एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। वो काउंसिल जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती थी, और इस जो काउंसिल का हेड था, चेयरपर्सन था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, जो ये बॉडी थी, इसको बनाया एक बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि इसके थ्रू अगर किसी को कुछ स्यू करना है या किसी को स्यू करना है, स्यूड या बीइंग स्यूड, किसी को स्यू करना है या इनको किसी को स्यू करना है, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह थी, वो करेगी। बेसिकली इसमें ये चीज़ थी कि इसने और इंडिया में कुछ खास सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाला नहीं था, बट इसका मेजर रोल ये था कि इसने कैसे ब्रिटिश क्राउन कैसे अपने वहाँ पे इंग्लैंड में कैसे उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी बात थी। फिर अगला एक्ट आया। इससे आगे के जो भी एक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक्ट जो हमारे पास आया वो आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसमें पहली बार, अब जैसे जैसे इंडियंस आगे आ रहे थे चीज़ों में, तो उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को ही रिप्रेजेंटेशन में पार्ट बना लेते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो क्या किया कि जो उसकी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हमारे वाइसरॉय की, उसमें इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड कर लिया गया। और कौन कौन थे जिन्हें ऐड किया गया? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। उसके अलावा जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। एक टाइम था जब हमने पढ़ा कि सेंट्रलाइजेशन चालू हुई थी, जो 1773 से चालू हुई थी और हमारे 1833 में से एकदम पीक पे थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया, वापस से पावर दी गई मद्रास को, बॉम्बे को, और 1937 तक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात की गई है, हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट था, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, बंगाल की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की और हमारी पंजाब की। ये बनी थी 1862 में, ये बनी 1886 में और ये बनी 1897 में। फोर्थ पॉइंट जो इसमें था कि पोर्टफोलियो सिस्टम ला दिया गया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, ये 1859 में लॉर्ड कैनिंग ही लाए थे। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, जैसे अब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर होम मिनिस्टर है,
तो जो भी होम मिनिस्ट्री का काम है वो ये पर्टिकुलर मिनिस्टर संभालेगा। ये एक मिनिस्टर है, ये हमारा मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है, तो ये उसको संभालेगा। फिर ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए, तो ये उसे संभालेंगी। तो ये एक पोर्टफोलियोज होते हैं जो देते हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था कि एक पर्टिकुलर चीज़ को एक पर्टिकुलर पर्सन ही उसका इंचार्ज बनेगा। और पांचवी चीज़, ऑर्डिनेंस जो होता है हमारा, वो ऑर्डिनेंस इशू करने का परमिशन दे दी गई थी वाइसरॉय को, जिसका टाइम पीरियड होगा 6 मंथ्स। फिर हमारे पास आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे मेंबर्स थे, एक तो थी हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक थे हमारे पास प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना, वो इंक्रीज़ कर दिए गए और मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की थी। उसके अलावा जो बजट था, ये जो बजट था ये 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो बजट था, इस बजट पे क्वेश्चनिंग अलाउ कर दी गई, कर सकते थे क्वेश्चनिंग, और एग्जीक्यूटिव से मतलब इस पे डिस्कस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चनिंग कर सकते थे इसके बारे में। उसके बाद नॉमिनेशन भी चालू की गई। नॉमिनेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय वाइसरॉय, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन पे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय गवर्नर, किसके रिकमेंडेशन पे, जो हमारे ज़मींदार्स हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, इनके बेसिस पे। तो ये जो नॉमिनेशन थी हमारी, ये नॉमिनेशन मतलब काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, बट इलेक्शन टर्म अभी तक यूज़ नहीं किया गया था। फिर हमारे पास आया वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉर्ले जो था यहाँ पे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जो मिंटो थे वो वाइसरॉय थे। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सबसे पहले जो साइज़ था लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो इंक्रीज़ हो गया, 16 मेंबर थे 60 हो गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और प्रोविंशियल में भी बढ़े, वहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर था नहीं। दूसरी चीज़, जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेजॉरिटी ही चली, पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी चलने लग गई। फिर उसके बाद जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जा सकते थे, रिजोल्यूशन बजट में मूव किया जा सकता था। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का ओवरऑल जो काम था वो और इम्प्रूवमेंट आई और एक्स्ट्रा काम कर सकते थे, और जो उसके फंक्शंस थे उनमें एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद पहली बार जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स ऐड हुए थे, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो थी उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन आया। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा जी। और ये क्या बने थे? ये बने थे लॉ मेंबर। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली बार हमारे पास एक सिस्टम बना, सिस्टम ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट, यानी कि मुस्लिम वोटर्स को सिर्फ मुस्लिम लोग ही, मतलब मुस्लिम मेंबर्स ही वोट देंगे। तो एक कम्यूनलिज्म आई इसमें, मतलब एक कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन आई मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए हमारे जो होता है लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये चीज़ चालू की थी। उसके बाद एक छोटा सा ही पॉइंट है कि जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन थी वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी चली हमारे प्रेसिडेंसी के, कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़, इनके लिए ये कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जैसे उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया था, इसको कहा गया मोंटेग्यू केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें क्या आया, ये मोंटेग्यू जो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, केल्म्सफोर्ड जो थे हमारे वो वाइसरॉय थे, और ये हमारे इसलिए बना था ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखा सके इंडिया में। सबसे पहले 20 अगस्त
1917 को डिक्लेयर किया गया कि ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर 1919 का एक्ट आया जो 1921 में वैसे इन्फोर्स हुआ था। इसके फीचर्स बहुत सारे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहला फीचर जो आया था हमारा वो ये था कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेंट्रल सब्जेक्ट जिस पे सेंटर काम करेगी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिस पे प्रोविंसेस काम करेंगे। वैसे यूनिटरी स्ट्रक्चर था बट ऐसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। दूसरी चीज़, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया ट्रांसफर्ड, एक कर दिया रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड में आ गया जैसे कि पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ें जैसे कि प्रिजन, जस्टिस, वो रिजर्व में आ गए। तो जो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ना, ये तो हमारे जो गवर्नर होते थे वो एड ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, यानी मिनिस्टर्स से कलेक्टिवली बात करके उस पर काम किया जाता था। रिजर्व में गवर्नर अपनी काउंसिल के साथ काम करता था, इसमें मिनिस्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तीसरी बात आई, पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया, यानी ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो था ये सेंटर में आया पहली बात तो। और पहली बार आया इंडिया में, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जगह अपर हाउस और लोअर हाउस आ गए। उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो हमारे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से 3 मेंबर्स इंडियन होने चाहिए। फिर कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन दी गई और लोगों को भी। और लोग कौन थे इसमें, जैसे कि सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन एक्सेट्रा। उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें पता है जो, तो ये जो फ्रेंचाइज थी ये लिमिटेड लोगों को दी थी बेस्ड ऑन टैक्स, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी और दूसरी क्वालिफिकेशन। फिर एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का एक ऑफिस बना जो कि बना लंदन में। फिर कुछ फंक्शंस जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वो इसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। फिर अगला पॉइंट, एक हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी वो इस्टेब्लिश हुई 1926 में। और इस कमीशन को जिसने किया था, मतलब रिकमेंडेशन पे था, ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। फिर सेंटर से पहली बार प्रोविंशियल बजट को अलग किया गया। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि एक स्टैचुरी बॉडी बनेगी जो इसको देखेगी आफ्टर सम टाइम, 10 ईयर्स का टाइम दिया, इस पर काम करेगी। फिर एक नरेंद्र मंडल कह सकते हैं हम उसको, या फिर हम कह सकते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंस। ये एक इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई थी 1921 में, ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 108 तो हमारे प्रिंसेस थे स्टेट के और 12 वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। टोटल 120 मेंबर्स थे और इसको वाइस रॉय हेड करता था, ठीक है। फिर नवंबर 1927 में, 2 साल पहले, क्योंकि 1919 में एक्ट आया था तो 1929 में इवेंचुअली होना चाहिए था हमारा, पर 1927 में ही साइमन कमीशन आया। अब साइमन कमीशन जो था इसको बहुत बॉयकॉट किया गया क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स इंग्लिश थे। कि आप इंडिया की एक चीज़ को देखने आ रहे हो और उसमें सारे मेंबर्स इंग्लिश हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये सारी चीज़ हिस्ट्री में पढ़ी जाती है। फिर कुछ रिकमेंडेशन दी गई अलग अलग की, डायरकी को एबॉलिश करो और फेडरेशन बनाओ ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स की, कम्यूनल इलेक्टोरेट चलते रहे, ये सारी चीज़ें बनी। फिर बीच में ये भी हुआ था 1932 में, रैमसे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लास है ना, हम डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे।
गांधी जी ने कहा कि ये तो सही नहीं है, तो गांधी जी ने क्या किया, ये वारदा जेल है पुणे में, वहाँ पे फास्ट ऑन टू डेथ कर दिया कि भूख अनशन मैं नहीं उठूँगा। फिर लास्ट में B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ कि जो हिंदू इलेक्टोरेट है उसी में ही डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसे अलग से हम नहीं करेंगे ये चीज़। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस पे हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बेस्ड है, यहाँ से बहुत चीज़ें बोरो की गई हैं। आप आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन को है उसको देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ के फीचर्स सारे इम्पॉर्टेंट हैं। पहला फीचर था कि कहा कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसमें प्रिंसली स्टेट भी होंगी, जिसमें हमारे प्रोविंसेस भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। पर ये फेडरेशन कभी आई नहीं। उसके अलावा 3 लिस्ट्स बनी जो हम आजकल देखते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यहाँ पे बनी थी वो। एक फेडरल लिस्ट बनी जिसमें 59 आइटम्स आए, एक प्रोविंशियल लिस्ट बनी जिसमें 54 आइटम्स आए, एक कंकरेंट लिस्ट बनी जिसमें 36 आइटम्स आए, और बाकी जो रेजिडुअरी थे उन पे कहा गया कि वो उनको वाइसरॉय देखेगा। सेकंड चीज़, जो डायरकी थी, हमने पढ़ी थी डायरकी थी प्रोविंसेस में, वो डायरकी को हटा दिया गया और कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी लाएंगे, जो 1937 में लाई भी गई थी बट 1939 में हटा दी गई थी। उसके बाद कहा कि जो ये डायरकी है ना, ये डायरकी हम सेंटर में लाएंगे, और सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको हम रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो बायकैमरलिज्म हमारा स्टेट में आया था, अब ये बायकैमरलिज्म जो था, ये हमारा जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 प्रोविंसेस में लाया गया। वहाँ पे 2 हाउसेस बनाए गए, अपर हाउस, लोअर हाउस, इस तरीके से। और इसमें कौन कौन आया, इसमें आया बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। फिर कुछ जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं हमारे, वुमेन हैं, इन सब के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी लाई गई। उसके बाद जो हमारा एक काउंसिल बनाई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए, उसको एबॉलिश किया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम दे दी एडवाइज़र्स की। उसके अलावा जो 14% थे जो फ्रेंचाइजी था, वो 14% तक बढ़ गया, यानी 14% लोगों को वोटिंग की राइट्स मिल गई। फिर उसके बाद एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया ताकि करेंसी क्रेडिट को देखा जा सके। उसके बाद जैसे हमारी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी, ऐसे ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई, और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को लिए चाहिए तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई। 10th पॉइंट है कि एक फेडरल कोर्ट भी बन गया 1927 में। उसके बाद जो बर्मा था यानी म्यांमार, वो सेपरेट हो गया इंडिया से। ओडिशा और सिंध 2 नए प्रोविंसेस बना दिए गए। माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सेफगार्ड करने की बात कही गई। फेडरल रेलवेज अथॉरिटी बनाई गई, और एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया जो सारे अकाउंट्स को देखेगा। उसके बाद फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का। आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक कि स्टार्टिंग में 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट इटली ने कहा कि हम बाय 30 जून 1948 इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, पर मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, सब कुछ सेपरेट चाहिए। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान, ये सारी माउंटबेटन प्लान इमीडिएटली माना गया। उसके अलावा 4 जुलाई 1947 को जो हमारा बिल था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया। 18 जुलाई को उसको असेंट मिल गई थी।
15 अगस्त को वो फोर्स में आ गया था और हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसमें बिल्कुल बेसिक सी बातें कही गई हैं कि ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया, 2 डोमिनियन बना दिए गए, उनको कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, किसी का मन है तो वो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा सकता है, नहीं मन है तो वो सेपरेट भी रह सकता है। और कहा गया जब तक नहीं बन रहा है 1935 के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। उसके बाद वाइस रॉय को हटा के गवर्नर जनरल भी बनाया गया। तो इसमें बेसिक सी चीज़ें हुई थी। जो एम्परर था, उस एम्परर जो इंग्लैंड के एम्परर थे उनमें उनके टाइटल्स एम्परर ऑफ इंडिया हर जगह से हटा दिया गया, मतलब सारी चीज़ें ऐसे रिमूव हुई है। उसके बाद फिर इस तरह से पहला जो गवर्नर जनरल थे हमारे, पहले गवर्नर जनरल न्यू डोमिनियन के हमारे लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और पहले जो हमारे पीएम थे, ये तो हमें पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब एक बहुत छोटी सी टेबल दी गई है बुक में, जिसमें इंटरीम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट के अलग अलग लोग हैं कि कौन क्या पोर्टफोलियो ले रखा था, किसके पास क्या चीज़ें थी। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्या था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास दोनों में ही सेम चीज़ थी। उसके बाद होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन था, तो हमें पता होना चाहिए कि होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारे पास सरदार पटेल जी थे। फिर हमें पता होना चाहिए फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास दोनों में ही राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके अलावा हमारे पास लेबर में जगजीवन राम जी थे, दोनों में ही। फिर डिफेंस के लिए बलदेव सिंह थे। ये हैं जो कॉमन हैं, दोनों में कॉमन थे। उसके बाद हर एक के अलग अलग है, जैसे इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ में यहाँ पे तो डॉक्टर जॉन मैथाई थे, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। फिर वर्क माइंस पावर में यहाँ पे CH बाबा थे, यहाँ पे गडगिल जी थे। तो इसी तरह एक लिस्ट है, वो लिस्ट आप इसको ज़रूर रिव्यू करिए, एक बार माइंड में होनी चाहिए इन केस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। सो दैट इज़ इट।